तारांकन, कुआं नंबर 13, तारांकन, भैरवपुर। एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही खामोशी छा जाती है। घने जंगलों से घिरा ये गांव दिन में तो सामान्य लगता है, लेकिन रात होते ही यहां का माहौल बदल जाता है। यहां के पेड़ इतने घने हैं कि दिन में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती है। हवा में हमेशा एक अजीब सी नमी रहती है, जैसे कि कुछ सड़ रहा हो। पक्षी भी शाम होते ही अपने घोंसलों में छुप जाते हैं और फिर सुबह तक कोई आवाज नहीं करते। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं है, कुआं नंबर 13। ये कुआं इतना पुराना है कि कोई नहीं जानता कि इसे कब बनाया गया था। इसकी दीवारें काली पड़ गई हैं और पत्थरों पर हरी काई जम गई है। कुएं के मुंह पर लोहे की जंग लगी हुई रेलिंग है, जो देखने में ही डरावनी लगती है। इस कुएं के बारे में कहा जाता है कि जो भी इसके पास जाता है वो कभी वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि हर रात ठीक 12 बजे इस कुएं से एक आवाज आती है, पानी, मुझे पानी दे दो। यह आवाज इतनी डरावनी होती है कि पूरा गांव अपने घरों में दुबक जाता है। लोग चादर ओढ़कर सांस तक रोक लेते हैं, बच्चे अपनी मांओं से चिपक जाते हैं और बुजुर्ग मंत्र जपने लगते हैं। कोई भी इस समय बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। यह आवाज सिर्फ एक बार नहीं आती, ये लगातार आधे घंटे तक आती रहती है, कभी धीमी, कभी तेज, कभी रोने जैसी, कभी चिल्लाने जैसी। गांव के कुत्ते भी इस आवाज को सुनकर कूंकना बंद कर देते हैं और डर के मारे कांपने लगते हैं। यहां तक कि मवेशी भी बेचैन हो जाते हैं और अपने बाड़ों में छुप जाते हैं। कुएं के चारों तरफ कांटेदार झाड़ियां उगाई हैं। ये झाड़ियां इतनी घनी हैं कि दिन में भी उनके पीछे क्या है दिखाई नहीं देता। पत्थर टूट फूट गए हैं और उन पर हरी काई जम गई है। दिन में भी यहां एक अजीब सी ठंडक रहती है, जैसे कि सूरज की रोशनी यहां तक पहुंच ही नहीं पाती। हवा में एक भारीपन रहता है, जैसे कि कोई अदृश्य ताकत यहां मौजूद हो। गांव वाले कहते हैं कि इस कुएं में कुछ ऐसा है जो इंसान की आत्मा को खींचता है। जो भी इसके पास जाता है उसे लगता है जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि कुएं के अंदर से कभी कभी हड्डियों के टकराने की आवाज आती है। कुछ का कहना है कि रात में कुएं से एक नीली रोशनी निकलती है। गांव में एक कहावत भी है, जो गया 13 के पास वो नहीं आया वापस। बच्चों को बचपन से ही समझाया जाता है कि वे कुएं के पास कभी न जाएं। यहां तक कि दिन में भी कोई उधर नहीं जाता। राहुल का आना, इसी गांव में एक दिन शहर से एक लड़का आया। राहुल, वो दिल्ली में रहता था और एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। राहुल 25 साल का था और बहुत स्मार्ट लड़का था। उसके पास लेटेस्ट स्मार्टफोन था, लैपटॉप था और वो हमेशा इंटरनेट पर रहता था। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और गांव में अपने दादाजी की पुरानी हवेली में रहने आया था। दादाजी का देहांत हो गया था और उन्होंने अपनी हवेली राहुल के नाम कर दी थी। राहुल को गांव बेचकर पैसे कमाने का प्लान था, लेकिन पहले उसे कुछ दिन यहां रहकर प्रॉपर्टी के पेपर्स कंप्लीट करने थे। राहुल मॉडर्न थिंकिंग का लड़का था। भूत प्रेत की बातों पर वो हंसता था। उसका कहना था कि यह सब अंधविश्वास है। साइंस के जमाने में भी लोग इन सब बातों पर यकीन करते हैं। ये सब साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। डर के कारण लोगों को आवाजें सुनाई देती हैं। जब गांव वालों ने उसे कुएं के बारे में बताया तो वो हंस पड़ा। अरे यार, 21वीं सेंचुरी में भी तुम लोग इन सब बातों पर यकीन करते हो? ये सब साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। डर के कारण लोगों को आवाजें सुनाई देती हैं। कोई घोस्ट वोस्ट नहीं होता, ये सब सुपरस्टिशन है। गांव के सरपंच ने उसे समझाने की कोशिश की। बेटा, तुम शहर के हो, तुम्हें नहीं पता है। यहां कुछ ऐसी चीजें हैं जो साइंस से समझ नहीं आती। लेकिन राहुल ने हंसकर कहा, अंकल, मैं इंजीनियर हूं। मैं सिर्फ उन चीजों पर यकीन करता हूं जो लॉजिक से समझ आती हैं। बाकी सब बकवास है। राहुल का घर कुएं के ठीक सामने था। ये एक पुरानी हवेली थी जिसमें बड़े बड़े कमरे थे। हवेली की खिड़कियां सीधे कुएं की तरफ खुलती थीं। गांव वाले उसे समझाते रहे कि वो कहीं और रहे, लेकिन राहुल ने उनकी एक न सुनी। उसने कहा, मैं यहीं रहूंगा और तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि यहां कुछ भी नहीं है। ये सब तुम्हारा इमेजिनेशन है। राहुल ने अपना सामान हवेली में रख दिया। उसने अपना लैपटॉप सेटअप किया और इंटरनेट कनेक्शन भी लगवा लिया। वो रिमोट वर्क करने का प्लान था, ताकि कुछ दिन यहां रहकर प्रॉपर्टी के काम निपटा सके। पहली रात राहुल ने अपना लैपटॉप खोला और काम में बिजी हो गया। उसने अपने दोस्तों को वीडियो कॉल किया और बताया कि वो कितनी फनी जगह आया है जहां लोग अभी भी भूतों पर यकीन करते हैं। उसने सोचा कि ये सब गांव वालों का डर है और कुछ नहीं। लेकिन रात के 11 बजे के आसपास उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। ये फीलिंग बहुत अजीब थी।
जैसे कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। उसने खिड़की से बाहर देखा तो कुएं के पास एक परछाई दिखी। परछाई एक औरत की लग रही थी जो कुएं के पास खड़ी थी। राहुल ने आंखें मली और दोबारा देखा तो वहां कुछ नहीं था। उसने सोचा कि शायद थकान के कारण ऐसा लग रहा है, ट्रैवल फटीग होगा, उसने अपने आप से कहा। वो वापस अपने काम में लग गया, लेकिन अब उसका कंसंट्रेशन टूट गया था। उसे बार बार लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने कई बार खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। पहली आवाज। रात के 2 बजे अचानक राहुल का ध्यान भटका। उसे लगा जैसे कोई उसका नाम ले रहा है। पहले तो उसने इग्नोर किया, लेकिन फिर साफ साफ सुनाई दिया, राहुल। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन बिल्कुल साफ थी, जैसे कि कोई उसके कान के पास खड़ा होकर बोल रहा हो। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने लैपटॉप बंद किया और ध्यान से सुनने की कोशिश की। कुछ देर बाद फिर आवाज आई, राहुल, कुएं के पास आओ। इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी। ये एक औरत की आवाज थी, लेकिन बहुत अजीब लग रही थी, जैसे कि कोई पानी के अंदर से बोल रहा हो। राहुल के हाथ पैर कांपने लगे। उसने खिड़की से बाहर देखा तो पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ कुएं के पास एक धुंधली सी रोशनी दिख रही थी। राहुल ने अपने आप को समझाने की कोशिश की, ये सब मेरा इमेजिनेशन है। शायद कोई गांव वाला मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, या फिर हवा की आवाज है। लेकिन आवाज फिर आई, राहुल, मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। अब राहुल को पक्का यकीन हो गया कि कोई उसे बुला रहा है। उसने हिम्मत जुटाई और बाहर निकलने का फैसला किया। उसने सोचा कि हो सकता है कोई गांव वाला उसे डराने की कोशिश कर रहा हो। मैं इन लोगों को दिखाऊंगा कि मैं नहीं डरता हूं, उसने सोचा। वो धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो कुएं के पास पहुंचा, हवा ठंडी होती गई, बहुत ठंडी, इतनी ठंडी कि उसकी सांस दिखने लगी। ये बात अजीब थी क्योंकि अभी गर्मी का मौसम था। एक अजीब सी बदबू आने लगी, जैसे कि कुछ सड़ रहा हो। यह बदबू इतनी तेज थी कि राहुल का जी मिचलाने लगा। उसने अपनी नाक पर हाथ रखा, लेकिन बदबू कम नहीं हुई। राहुल का गला सूखने लगा। उसके कदम अपने आप धीमे हो गए। उसे लग रहा था कि वो कुछ गलत कर रहा है, लेकिन अब वो रुक नहीं सकता था, जैसे कि कोई ताकत उसे खींच रही हो। कुएं के पास पहुंचकर उसने नीचे झांका। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कुएं से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई सांस ले रहा हो। अचानक कुएं से 2 काले सड़े हुए हाथ बाहर निकले। हाथों पर मांस नहीं था, सिर्फ हड्डियां थी। नाखून लंबे और काले थे। राहुल चीखते हुए पीछे हट गया। वो भागकर अपने घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। राहुल की सांस तेज चल रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था। वो अपने आप से बुदबुदाया, ये क्या था? ये रियल था या मेरा इमेजिनेशन? अगली सुबह राहुल ने गांव के बुजुर्गों से मिलकर कुएं के बारे में पूछा। वो अभी भी पिछली रात की घटना को लेकर कंफ्यूज था। उसे लग रहा था कि शायद उसने कुछ गलत देखा हो। गांव के सरपंच ने बताया कि बेटा, ये कुआं शापित है। 20 साल पहले यहां एक घटना हुई थी जिसे गांव वाले आज भी भूलना चाहते हैं। क्या घटना? राहुल ने पूछा। सरपंच ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया। उस समय गांव में एक औरत रहती थी, सुमित्रा। वो बहुत गरीब थी और अकेली रहती थी। उसका कोई पति नहीं था, कोई बच्चे नहीं थे। वो गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। सुमित्रा अलग तरह की औरत थी। वो जड़ी बूटियों का इलाज करती थी। लोग उसके पास बीमारी का इलाज कराने जाते थे। कभी कभी उसका इलाज काम आता था, कभी नहीं। लेकिन गांव के कुछ लोग उसे चुड़ैल कहते थे, क्योंकि वो अकेली रहती थी और कभी कभी अजीब बातें करती थी। राहुल ध्यान से सुन रहा था। सरपंच ने आगे कहा, एक दिन गांव में एक अजीब बीमारी फैली। कुछ बच्चे बीमार पड़ गए। उन्हें तेज बुखार आता था और वे बेहोश हो जाते थे। गांव के डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। गांव वालों ने सुमित्रा पर इल्जाम लगाया कि उसने जादू टोना किया है। उन्होंने कहा कि सुमित्रा ने बच्चों को नजर लगाई है। लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। वो भूल गए कि सुमित्रा ने पहले कितने लोगों की मदद की थी। एक रात गांव के कुछ लोगों ने सुमित्रा को पकड़ लिया। वो चिल्लाती रही, रोती रही। उसने कहा कि उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। राहुल का गला सूख गया। सरपंच ने आगे कहा, गांव वाले उसे इसी कुएं के पास ले आए। सुमित्रा चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उन्होंने उसे कुएं में धकेल दिया। सुमित्रा गिरते वक्त चिल्लाती रही। उसकी आवाज कुएं से गूंजती रही। वो पानी मांगती रही, पानी, मुझे पानी दे दो।
लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। सब खड़े होकर देखते रहे। मरते वक्त सुमित्रा ने श्राप दिया था। उसने कहा था कि वो हर 13वें साल एक आत्मा ले जाएगी, वो अपना बदला लेगी। और आज सरपंच ने राहुल की तरफ देखा। आज 13वां साल है। राहुल के होश उड़ गए। उसने पूछा, मतलब वो आज? हाँ बेटा, एक बुजुर्ग औरत ने कहा, सुमित्रा की आत्मा आज भी उस कुएं में है। वो अपना बदला लेना चाहती है। हर 13वें साल वो किसी को अपने साथ ले जाती है। गांव का एक और बुजुर्ग बोला, बेटा, सुमित्रा को पानी की बहुत प्यास थी जब वो मरी थी, इसीलिए वो हर रात पानी मांगती है। लेकिन अब वो सिर्फ पानी नहीं मांगती, वो बदला भी मांगती है। राहुल को अब समझ आया कि गांव वाले क्यों इतने डरे हुए रहते हैं। उसने पूछा, तो पिछली बार क्या हुआ था, 13 साल पहले? गांव के एक बुजुर्ग ने बताया, 13 साल पहले गांव का एक लड़का गायब हो गया था। उसका नाम विकास था। वो भी तुम्हारी तरह बाहर से आया था। शहर में पढ़ा था और यहां अपने रिश्तेदारों से मिलने आया था। विकास भी तुम्हारी तरह भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था। उसने भी कहा था कि ये सब अंधविश्वास है। एक रात वो कुएं के पास गया और फिर कभी वापस नहीं आया। उसके कपड़े कुएं के पास मिले थे, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। पुलिस भी आई थी, इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उसके बाद से गांव वाले और भी डरने लगे। एक और बुजुर्ग ने कहा, और उससे पहले 26 साल पहले एक ट्रक ड्राइवर गायब हुआ था। वो भी रात में कुएं के पास गया था। उसके बाद 39 साल पहले एक गवर्नमेंट ऑफिसर गायब हुआ था। राहुल को अब पैटर्न समझ आ रहा था। मतलब हर 13 साल में कोई ना कोई। हाँ बेटा, सरपंच ने कहा, यह सिलसिला 20 साल से चल रहा है, सुमित्रा की मौत के बाद से। राहुल का मन घबराने लगा। उसने सोचा कि शायद वो गलत जगह आ गया है। लेकिन अब वापस जाना भी आसान नहीं था। गांव से शहर जाने के लिए सिर्फ सुबह एक बस आती थी और अगली बस कल सुबह आनी थी। बेटा, एक बुजुर्ग औरत ने कहा, तुम आज रात यहां मत रुको, किसी के घर चले जाओ या फिर गांव से बाहर चले जाओ। लेकिन राहुल अभी भी पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं था। उसका रैशनल माइंड कह रहा था कि यह सब कोइंसिडेंस हो सकता है। हो सकता है वो लोग एक्सीडेंट में मर गए हों या कहीं और चले गए हों, उसने सोचा। शाम होते ही राहुल ने अपना सामान पैक करने का फैसला किया। वो अगली सुबह की बस से वापस जाना चाहता था। लेकिन जैसे ही रात हुई, फिर से वही आवाज आने लगी, राहुल, तू कहाँ जा रहा है? मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। आत्मा का खेल। रात के 12 बजे राहुल अपने कमरे में बैठा था। उसने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली थीं। उसने अपने फोन में कुछ रिलीजियस सॉन्ग्स भी प्ले किए थे ताकि डर कम लगे। लेकिन फिर भी आवाज साफ सुनाई दे रही थी, राहुल, बाहर आ, मुझसे मिल। आवाज अब पहले से ज्यादा क्लियर थी, जैसे कि कोई उसके कमरे में ही बोल रहा हो। राहुल के हाथ कांप रहे थे। उसने अपने फोन से अपने दोस्त को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था। अचानक राहुल के कमरे की लाइट्स बंद हो गईं। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। राहुल ने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की, तभी उसे खिड़की के बाहर कुछ दिखा। कुएं के पास एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो सफेद साड़ी पहने हुए थी। साड़ी फटी हुई थी और उस पर मिट्टी लगी हुई थी। लेकिन जब राहुल ने ध्यान से देखा तो उसकी सांस रुक गई। उस औरत का चेहरा उल्टा था। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां सिर्फ खाली गड्ढे थे। उसकी नाक सड़ी हुई थी और मुंह से काला खून बह रहा था। उसकी हड्डियां दिख रही थीं क्योंकि मांस सड़ चुका था। औरत ने अपना हाथ राहुल की तरफ बढ़ाया और कहा, आजा राहुल, मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। बहुत दिन हो गए, मुझे अकेलापन लग रहा है। राहुल डर के मारे हिल नहीं पा रहा था। उसके पूरे शरीर में कंपकंपी हो रही थी। तभी वो औरत धीरे धीरे उसकी खिड़की की तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी। वो जमीन पर चल नहीं रही थी, बल्कि हवा में तैर रही थी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, पीछे हट जा, मैं तुझसे नहीं डरता। औरत हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि राहुल के कान फटने लगे और ये हंसी कुएं से एको होकर आ रही थी, जैसे कि कई आवाजें एक साथ हंस रही हों। डरता नहीं? तो फिर बाहर क्यों नहीं आता? मैं तुझे अपनी कहानी सुनाना चाहती हूं। मैं तुझे बताना चाहती हूं कि मैं कैसे मरी, कैसे मुझे प्यास लगी, कैसे मैंने पानी मांगा, लेकिन किसी ने नहीं दिया।
औरत की आवाज अब गुस्से से भरी हुई थी। तुम सब एक जैसे हो। पहले मुझे चुड़ैल कहा, फिर मार डाला। अब भी तुम मुझसे डरते हो, लेकिन अब मैं तुम्हें डराऊंगी। अंतिम रात। राहुल ने देखा कि वो औरत अब उसकी खिड़की के ठीक सामने है। उसका चेहरा खिड़की के शीशे से चिपका हुआ था। राहुल पीछे हटता गया। उसकी सांस तेज चल रही थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं सुमित्रा हूं, औरत ने कहा। मैं इसी गांव में रहती थी। मैं गरीब थी, अकेली थी, लेकिन मैंने किसी का बुरा नहीं किया था। मैं लोगों की मदद करती थी, उनकी बीमारी का इलाज करती थी। राहुल का गला सूख गया। वो कुछ कह नहीं पा रहा था। सुमित्रा ने आगे कहा, लेकिन जब गांव में बीमारी फैली तो सबने मुझ पर इल्जाम लगाया। मैंने समझाने की कोशिश की। मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। उन्होंने मुझे पकड़ा, मुझे घसीटा, मुझे इस कुएं के पास लाया। मैं चिल्लाती रही, रोती रही। मैंने कहा कि मैं बेगुनाह हूं, लेकिन किसी का दिल नहीं पिघला। सुमित्रा की आवाज अब रोने जैसे हो गई थी। मैं गिर गई थी। सबने देखा, किसी ने बचाया नहीं। सब खड़े होकर देखते रहे। मैं चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन किसी का दिल नहीं पिघला। मुझे बहुत प्यास लगी थी। मैं पानी मांगती रही, पानी, मुझे पानी दे दो, लेकिन किसी ने नहीं दिया। मैं तड़पती रही, सड़ती रही, लेकिन कोई नहीं आया। राहुल को अब सुमित्रा की पेन समझ आ रही थी, लेकिन वो अभी भी डरा हुआ था। सुमित्रा ने आगे कहा, मैंने कसम खाई थी कि मैं अपना बदला लूंगी। हर 13वें साल मैं एक आत्मा ले जाऊंगी, और आज 13 नंबर है राहुल। अचानक खिड़की का शीशा टूट गया और सुमित्रा कमरे के अंदर आ गई। राहुल चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, जैसे कि किसी ने बाहर से लॉक कर दिया हो। भागने की कोशिश मत कर राहुल, सुमित्रा ने कहा। तू अकेला नहीं है। देख, मेरे पीछे कितनी आत्माएं हैं। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। कमरे में सैकड़ों परछाइयां थीं। सभी उसकी तरफ देख रही थीं। सभी के चेहरे धुंधले थे, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं। कुछ की आंखें लाल थीं, कुछ की नीली, कुछ की हरी। ये सब वो लोग हैं जो पिछले सालों में मेरे साथ आए हैं। विकास भी यहां है, वो ट्रक ड्राइवर भी, वो गवर्नमेंट ऑफिसर भी, सब यहां हैं। और अब तू भी हमारे साथ चल। राहुल ने आखिरी कोशिश की। वो खिड़की से कूदने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक उसे लगा जैसे कई हाथ उसे खींच रहे हैं। वो चिल्लाया, छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगा, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन सुमित्रा ने कहा, तूने नहीं बिगाड़ा, लेकिन तू उन्हीं लोगों की तरह है जिन्होंने मुझे मारा था। तू भी मुझ पर यकीन नहीं करता था, तू भी कहता था कि ये सब झूठ है। राहुल ने रोते हुए कहा, मैं सॉरी हूं, मुझे माफ कर दो, मैं अब यकीन करता हूं। सुमित्रा हंसी। अब बहुत देर हो गई है राहुल, अब 13 नंबर है, अब 13 नंबर है। राहुल को लगा जैसे वो कुएं की तरफ खिंचा जा रहा है। वो चिल्लाता रहा, रोता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आया। अगली सुबह गांव वाले राहुल के घर गए तो वहां कोई नहीं था। घर खाली था। राहुल का सामान वैसे ही पड़ा था, उसका लैपटॉप भी वैसे ही खुला था, लेकिन राहुल कहीं नहीं मिला। कुएं के पास उसका एक जूता पड़ा था। बस इतना ही सबूत था कि राहुल यहां था। पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया, इन्वेस्टिगेशन भी हुई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। राहुल के पेरेंट्स भी आए, उन्होंने बहुत सर्च किया, लेकिन राहुल का कोई निशान नहीं मिला। गांव वाले समझ गए कि क्या हुआ है। एक और आत्मा सुमित्रा के साथ चली गई। अब अगले 13 साल तक गांव सेफ था, लेकिन फिर यही कहानी दोहराई जाएगी। आज भी अगर तुम कभी भैरवपुर जाओ तो रात के 12 बजे कुएं से आवाज सुनाई देती है, पानी, मुझे पानी दे दो। और कभी कभी राहुल की आवाज भी आती है, बचाओ, मुझे यहां से निकालो, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब कोई भी उस कुएं के पास नहीं जाता। गांव वाले जानते हैं कि सुमित्रा अभी भी वहां है, अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। अब उसके साथ राहुल भी है, और विकास भी, और वो ट्रक ड्राइवर भी, और वो गवर्नमेंट ऑफिसर भी। कहते हैं कि कुएं के अंदर अब एक पूरी दुनिया बस गई है, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ वो लोग रहते हैं जो सुमित्रा के साथ गए हैं। वो सब अब सुमित्रा की आर्मी बन गए हैं। गांव के बच्चे अब भी डरते हैं। उन्हें रात में सपने आते हैं जिसमें राहुल उन्हें बुलाता है, आओ, यहां बहुत मजा है, यहां कोई टेंशन नहीं, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन गांव वाले जानते हैं कि ये सब झूठ है। वो जानते हैं कि कुएं में सिर्फ अंधेरा है, सिर्फ दुख है,
सिर्फ प्यास है। अगले 13 साल बाद फिर कोई ना कोई उस कुएं के पास जाएगा और फिर वही कहानी दोहराई जाएगी, क्योंकि सुमित्रा का बदला अभी भी अधूरा है और कुआं नंबर 13 अभी भी अपने अगले मेहमान का इंतजार कर रहा है। तो अगर कभी तुम्हें रात में कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो याद रखना, कुछ आवाज़ों का जवाब नहीं देना चाहिए। और अगर कभी तुम्हें प्यास लगे पर आसपास पानी न दिखे तो परेशान मत होना, क्योंकि मैं आज वो तुम्हारी प्यास मिटाने के लिए आया हूं।